नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट हिंदी कहानी के अंतर्गत लगी हुई कहानी कानों में कंगना के ऊपर। इस कहानी का हम पाठ करेंगे और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करेंगे कि कहाँ-कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इसी उम्मीद से इस कहानी सीरीज को प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपकी तैयारी में हमारा प्रयास कारगर साबित हो रहा होगा। तो आत्मीयता के साथ समय निकाल कर ज़रूर इन सभी वीडियो लेक्चर को आप देखते रहिए और अपने नोट्स को तैयार करते रहिए। तो चलते हैं, बात करते हैं कानों में कंगना कहानी के ऊपर। जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं इस कहानी का, शीर्षक थोड़ा-सा अंतर्विरोधी आपको दिखाई पड़ सकता है। अक्सर हम जानते हैं कि कंगना का प्रयोग हाथों के लिए किया जाता है, लेकिन कहानीकार ने कंगना का प्रयोग कानों के लिए किया हुआ है। तो कहीं न कहीं इस कहानी में मोड़ है, ट्विस्ट है, जिसके वजह से कहानीकार ने इस शीर्षक को चुना हुआ है। तो कहानी पाठ के दौरान हमें पूरी बातों का पता चल जाएगा। इसके पहले हम कहानी से जुड़े हुए कुछ की पॉइंट्स की तरफ आप सभी का ध्यान ले जाएँगे, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार क्या रहा है इस कहानी को लेकर। वो अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं, सूर्यपुरा के राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। पहला ही वाक्य आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि उनकी कहानियों में या फिर उनके लेखकीय में भावुकता शब्द का ज़्यादा रूप दिखाई पड़ता है। साथ में भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। यानी कि राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह एक मँझे हुए लेखक के तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनको देख रहे हैं। अगला जो पॉइंट है कि उनकी एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना संवत 1970 में इंदु में निकली थी। ये पॉइंट आप लोगों को बहुत ही ध्यान में रखने की जरूरत है कि कानों में कंगना कहानी किस तरीके की है, भावुकतापूर्ण कहानी है। इसका प्रकाशन हुआ, अगर संवत के दृष्टिकोण से देखें तो संवत 1970 में, और ईस्वी के दृष्टिकोण से देखें तो 1913 ईस्वी में। इंदु पत्रिका, जो कि कहानी पत्रिका के तौर पर जानी जाती थी, उसी में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि उसके पीछे आपने बिजली आदि कुछ और सुंदर कहानियां भी लिखी हैं। यानी कि राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह कानों में कंगना कहानी के अतिरिक्त बिजली नामक कहानी को भी लिखा हुआ है। मान लीजिए परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि बिजली कहानी के कहानीकार कौन है, तो उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं वो तुरंत उस प्रश्न का सही जवाब दे देंगे। वैसे इस तरीके के चमत्कृत कर देने वाले क्वेश्चन प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिजली कहानी को जरूर आप ध्यान में रखिए। बाकी आपके सहूलियत के लिए हमने अलग से कुछ पॉइंट्स इसमें रखे हुए हैं ईस्वी के हिसाब से कि कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ। अगर भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो इस कहानी की भाषा आपको संस्कृत निष्ठ लगेगी। कहीं-कहीं काव्यात्मक शैली का प्रयोग भी इसमें किया गया है और दार्शनिकता का पुट भी दिखाई पड़ेगा। थोड़ी-सी यूनिक ढंग की कहानी है और थोड़ा समय लेकर ठहर कर सोचने वाली कहानी है। जल्दीबाजी में इस कहानी को आप नहीं समझ पाएँगे। तो हम कहानी पाठ करेंगे और समझाने का प्रयास भी करेंगे और आप समझ जाएँगे। अगर इस कहानी के हम पात्रों की बात करें, तो जब आप कहानी पढ़ेंगे तो कुछ पात्रों का ज़िक्र इसमें आएगा, जिसमें योगीश्वर का नाम आएगा, जो कि एक कुटी में रहते हैं। ऋषिकेश के पास इनकी कुटी है। किरण यज्ञेश्वर की लड़की है। इसी के ऊपर ये पूरी कहानी केंद्रित है। नरेंद्र, कहानी को पढ़ते हुए लगता है कि नरेंद्र ही इस कहानी को पूरा सुना रहा है, यानी कि कथावाचक के रूप में है, और इस कहानी में मैं शैली का प्रयोग किया गया है। इस कहानी में अन्य कुछ पात्र हैं जिसमें मोहन, जूही आदि का भी नाम आता है। 2 स्थानों की बात की गई है, मुरादाबाद और ऋषिकेश। जब हम कहानी पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें इसमें आएँगी। और कानों में कंगना, किरण का अंतिम वाक्य। इसीलिए कहानीकार जो कि भावुक है, यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कि राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह भावुक कहानीकार हैं। वो तुरंत इमोशन में चले जाते हैं
और इसीलिए उन्होंने कानों में कंगना नाम से कहानी लिखी हुई है, जिसको कि हम खुद देखेंगे। एक चीज और आपको देखना है, इस कहानी का शीर्षक जितना बड़ा नहीं है, उतना बड़ा इस कहानी के कहानीकार का नाम है, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह और कानों में कंगना। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हमने आपके सामने कुछ बिंब प्रस्तुत करने का प्रयास किया, हालांकि चित्रकारी में मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, फिर भी हमने कुछ कोशिश किया है कि जो चीज हाथ में पहनने वाली है, उस चीज को अगर कोई कान में पहने तो कहीं न कहीं उसमें सौंदर्य दिखाई पड़ता है। वो देखने का दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है। तो चलते हैं, कहानी का हम पाठ करते हैं और महत्वपूर्ण शब्दों और बिंदुओं पर आप सभी के लिए हम कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे। तो कहानी की शुरुआत संबोधन से होती है। कैसे हो रही है हम देखते हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? संबोधन और प्रश्न वाचक शैली में इस कहानी का आरंभ हो रहा है। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? ये संवाद आप देखिए। बहुत सारी कहानियां होती हैं कि संवाद बाद में शुरू होते हैं, लेकिन इस कहानी में संवाद शुरू में ही शुरू हो जा रहा है। यानी कि किरण जो इस कहानी की मुख्य पात्र है, वहीं से इसकी शुरुआत हो रही है। और सवाल पूछा गया कि किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? कहानीकार बता रहा है कि उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। किरण का जवाब आया, कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन। आपको ध्यान में रखना है, 1 कंगन नहीं, 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। किरण का जवाब आता है कि हाँ, तब कहाँ पहनूं? अब देखिए, यहाँ से कहानी की शुरुआत हो रही है। संवाद योजना आपके मन में बैठ गया होगा। कहानी की शुरुआत हो रही है कि किरण अभी भोरी थी। भोरी मतलब भोली, ठीक है? कई बार बोला जाता है ना, जो सीधा-साधा होता है उसको भोला या भोरी बोला जाता है। किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं, वैसी भोरी नहीं। तुरंत कहानी का अगला वाक्य अपने पिछले वाक्य को काट देता है। कहा जा रहा है कि किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं, वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट-छाँट से जितना सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। यहाँ पर किरण के चरित्र को स्पष्ट करते हुए कहानीकार लिख रहा है कि किरण भोरी तो है, लेकिन दुनिया जिसे भोरी कहती है वैसी नहीं है। किरण की तुलना यहाँ पर कुछ फूलों से किया गया है। आगे पता चलेगा कि बार-बार किस तरीके से कहानीकार प्रकृति की ओर पाठकों को ले जाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर लिखा गया कि उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन। नवीन चमन मतलब नई फुलवारी के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट-छाँट से जितना सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा। भूषा मतलब एक शब्द आपने सुना होगा, वेशभूषा। तो यहाँ पर वेश और भूषा, यानी कि अगर इसको कहा जाए कि अलंकार, गहना, ठीक है? चिकने बाल का अलंकार है, या फिर जो कंगन वो लगा रही है कानों में, उससे कहीं न कहीं कोई श्रृंगार सा नज़र आ रहा है। आगे है कि 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा, वन के फूल के ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं। चटुल दृष्टि मतलब चंचल दृष्टि। कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसा किया गया है क्योंकि ये कहानी आप देखेंगे सन 1913 के आसपास में लिखी गई है, और ये दौर कौन-सा है? द्विवेदी युग का है। इसको आपको ध्यान में रखना है, जब हिंदी भाषा को परिनिष्ठित और मानक रूप दिया जा रहा था, तो उसमें संस्कृत के शब्दों को भी कई बार कहानीकार या लेखक जानबूझ के डालते थे। यहाँ पर लिखा जा सकता था, चंचल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया चटुल दृष्टि। तो ध्यान रखना है आपको। आगे है कि जगत वायु इन्हें छूती नहीं, यह सरल, सुंदर, सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे, तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। देखिए, यही जीवन है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पहले पैराग्राफ को आप देखिए। इसमें यही बताया गया है कि जैसे फूल फुलवारी में आते हैं, विकसित होते हैं, और जैसे ही समय आता है
वैसे ही वो झड़ जाते हैं, यानी कि अपने माँ की गोद में चले जाते हैं। वैसे ही मनुष्य का जीवन भी है। इसीलिए किरण की तुलना फूलों से की गई है। ठीक है? आगे कहानीकार लिखता है, आकाश स्वच्छ था, नील, उदार, सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी। वातावरण देखिए कहानी का जो सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे किसे एकटक देखती थी? कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहां क्या हो रहा है इसे जोहती थी, यानी इंतजार करती थी। मैं क्या बता सकूं? जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा-खड़ा उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार-बार देखते हैं, लेकिन वह स्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है या आप ही आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह लें। अब दूसरा पैराग्राफ आप देख रहे हैं, वातावरण प्रस्तुत किया जा रहा है और इस वातावरण से ये पता चलता है कि जिस किरण की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। वो मृत्यु शैया पर पड़ी हुई है और सोकर सारी चीज़ों को देख रही है। क्योंकि शुरुआत में ही बता दिया गया कि कहानी भावुकतापूर्ण कहानी है और लेखक उस किरण को देखते हुए बहुत भावुक हो जा रहा है और प्रकृति से उसकी तुलना करते हुए प्रकृति से ही उसको जोड़ रहा है। यहाँ पर आपने पूरे इस पैराग्राफ को देखा होगा कि किस तरीके से कहानीकार दार्शनिक भी हो जा रहा है। आगे हम बात करते हैं। आगे कहानी में है कि मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रह कर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। यहाँ पर कहानीकार बता रहा है कि किरण के प्रति उसका आकर्षण या फिर उसका ध्यान उसके तरफ कैसे गया। तो तमाम चीजों को बता रहा है कि जैसे कृष्ण अपने अदाओं से गोपियों को आकर्षित किया करते थे, नूरजहां शहंशाह को कैसे आकर्षित की, तो कैसे हम इस सुंदर वातावरण को देखकर, किरण को देखकर, जो कि अपने बाल सौंदर्य या फिर अपने उस क्रिया के माध्यम से ध्यान आकर्षित की है। जिस चीज को हाथ में पहनना है, वो उसको कान में पहनकर बैठी हुई है। तो जाहिर-सी बात है आप किसी को भी अंतर्विरोधी तरीके से इस तरीके से देखेंगे, तो आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा। अगर कोई जीवन से हटकर अलग काम करता है, तो लोगों का ध्यान जाता ही जाता है। मुझे याद आता है कि जेएनयू कैंपस में एक लड़का था, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट किया करता था। अब किस सेंटर का था मुझे उतना नहीं याद आ रहा है, लेकिन कई बार वो महिलाओं का कपड़ा पहनकर चला जाता था। मतलब नीचे से ढीला सलवार या फिर ऊपर से सूट ऐसे पहनकर जाता था और कुछ वैसे ही हरकत करता था। तो लोग उसको देखना शुरू कर देते थे और कई बार तो वो बड़ा यूनिक यूनिक ढंग का कपड़ा भी पहनकर आता था। तो जब चीज़ें थोड़ी-सी अलग दिखाई पड़ती हैं, तो लोगों का ध्यान उधर जाता है। यहाँ पर भी किरण को देखकर कहानीकार का ध्यान गया हुआ है और यहाँ पर देखिए मैं शैली का प्रयोग किया गया है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आगे है कि किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आँचल भर लाती, कभी मौलसीरी के फूलों की माला बना लेती, लेकिन कभी ऐसी बाल सुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। किरण को जो लेखक है या फिर जो इसमें कथा सुना रहा है, वो पहली बार नहीं देखा है, बल्कि प्रतिदिन ही उसका सामना होता था। कभी वो उसको आम बीनते हुए देख लेता था, कभी फूलों को बीनते हुए देख लेता था। लेकिन आज
जो किरण का रूप उसने देखा है, वो उसके लिए एक अजीब-सी घटना रही, आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना रही। वो घटना उसके हृदय में उतर गई। कहा, आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनैली लता मदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। ये इस कहानी का मूल वाक्य है। ठीक है? कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, यानी माधुरी है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बाँस की बाँसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कहानीकार कह रहा है। बार-बार वो कृष्ण से भी इसको जोड़ रहे हैं। जैसे कृष्ण अपने बाल सौंदर्य या फिर बाल हरकतों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। कहानीकार का भी मानना है कि किरण कानों में कंगना पहनकर, जो कि हाथों में पहनने वाली चीज़ है, उसको पहनकर आकर्षित कर ली है। ठीक वैसे ही जैसे सामान्य बाँस की बाँसुरी को बजाकर गोपियों को कृष्ण अपनी तरफ आकर्षित कर लिया करते थे। आगे लिखते हैं कि मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे-धीरे उसकी उँगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुँह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। किरण से इस बात को बताते हुए, अब जब जैसे ही इस बात को सुनती है, तो उसका क्या रिएक्शन है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, उसको देखिए। उसकी बड़ी-बड़ी आँखें और भी बड़ी हो गईं। बड़ी-बड़ी आँखें जो हैं, वो सौंदर्य का प्रतीक है। और जब बड़ी-बड़ी आँखें और बड़ी हो जाएँ, यानी कि वो भी आश्चर्य कर रही है। मुझे चोट सी लगी, मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी के तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए, यही विस्मय था। अब इस कहानी का दूसरा पार्ट यहाँ पर शुरू होता है। एक दिन था कि इसी दुनिया में, दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे, जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। यहाँ पर कहानीकार किरण और उस वातावरण को सोचते-सोचते थोड़ा-सा दूसरे इलाके में चला गया है और जिसको कि हम कहें कि अपने अतीत में चला गया है और याद कर रहा है कि जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थीं, वहां के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं छोड़ ढूंढी, नंदन उपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदन उत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है, जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। शत-शत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। याद कर रहा है कहानीकार। आगे लिखते हैं कि समय ने सब कुछ पलट दिया। ये देखिए बड़ी बात कही जा रही है। समय ने सब कुछ पलट दिया। समय ही ऐसा चीज़ है जो कि पलटने का काम करता है। अब ऐसे वन नहीं। जिन घटनाओं को ऊपर कहानीकार ने बताया, अब बता रहा कि अब वो ऐसी चीज़ें नहीं रहीं। अक्सर आपने लोगों को सुनते हुए या फिर बोलते हुए सुना होगा कि पहले जैसा था अब वो ऐसा नहीं है। हर बार इसी तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। कहानीकार भी कह रहा है कि समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं, जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दें, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, अंतर मतलब मन प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि 1-2 भूले भटके हों भी तक तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगत माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोक अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ये एक तरीके से दार्शनिक सोच है कि अब वो ऐसा समय नहीं रहा कि कृष्ण गोलोक में आकर वंशी बजाएं और वहां के लोग
मंत्रमुग्ध होकर राग रागनी को सुनने के लिए पहुंच जाएं। और अब ऐसा भी समय नहीं रहा या जिनके दर्शन से रामचंद्र का मन भी खुश हो जाए, या ऐसे मुनीष नहीं रहे जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म का ज्ञान दें। अब चीजें बदल गई हैं क्योंकि समय ने सब कुछ पलट दिया है। अब कहानी आगे कैसे चलती है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। ये देखिए वाक्य, ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। अपरूप शब्द का प्रयोग आप देखेंगे कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति की रचनाओं में खासतौर से उनकी नायिकाओं के लिए प्रयोग किया हुआ है। और वो कहते हैं कि विद्यापति अपरूप के सौंदर्य कवि हैं। ठीक है, विद्यापति को किसी ने भक्त कवि माना, किसी ने श्रृंगार कवि माना, लेकिन यहाँ पर बच्चन सिंह ने उनको अपरूप सौंदर्य का कवि माना है। ये अपरूप सौंदर्य क्या है? ऐसा सौंदर्य जिसके अतिरिक्त और कोई सौंदर्य हो ही नहीं, एकदम उच्च उत्कृष्ट स्तर का सौंदर्य। तो ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। चित्रकूट तो मैं अभी नहीं गया कभी, लेकिन वहां के जो भी विद्यार्थी जुड़े होंगे इन सुंदरताओं से जरूर वो परिचित हुए होंगे, कभी न कभी देखा ही होगा। तो आप सभी जो कमेंट्स कर सकते हैं कि जो कहानीकार है ऐसा लगता है कि बड़ा ही घुमा हुआ है। कभी ऋषिकेश की बात आएगी, कभी चित्रकूट की बात आएगी, कभी गोकुलवासियों की बात आ रही है, कभी राम अयोध्या की बात आ जा रही है। तो काफी ज्ञान है यहाँ पर कहानीकार को। तो चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलाती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वही देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। एक तरीके से यहाँ पर कहानीकार भावुक हो रहा है और साथ में दार्शनिक भी हो रहा है कि मान लीजिए हम जिस सौंदर्य की खोज में जाते हैं, तो हम सौंदर्य को देखना चाहते हैं या फिर जो हमारा मन चंचल है उसको शांत करने के लिए जाते हैं। जैसे हम कहीं जंगल में जाते हैं या फिर घूमने वाली जगह पर जाते हैं, तो क्या हम उस सौंदर्य को देखने जाते हैं या फिर अपने चंचलता को खत्म करने के लिए जाते हैं? या हम जैसे मंदिर में जाते हैं, तो हम सही में ईश्वर का दर्शन करने जाते हैं या फिर अपने मन में उठने वाली हलचलों को शांत करने के लिए जाते हैं? कई बार हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि मंदिर में हम जाते हैं तो हमारा मन बड़ा शांत हो जाता है। तो ये मतलब चिंतन करने की बात है। कहानीकार भी वही कह रहा है कि गंभीर अलौकिक आनंद या शांत किस चीज के लिए हम जाते हैं वहां पर। अब कहानी आगे मोड़ लेती है। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। इस वन में, जो ऋषिकेश का सुंदर वन है, ये आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा कि इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर योगेश्वर ही थे। देखिए, इस पर जोर दिया गया है कि जैसा उनका नाम था वैसे ही वो थे। यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी। और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजाला करती फिरती थी। तमाम बातों को करने के बाद अब यहां से लग रहा है कि असली कहानी शुरू हो रही है कि ऋषिकेश के जंगल में एक योगीश्वर रहा करते थे। वो सही में एक ईश्वर थे। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो सकता है, हमारे जो भी गंभीर विद्यार्थी उनके लिए मैं होमवर्क दूंगा कि कौन सी इसमें संधि है। यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी तो करनी है आप लोगों को, तो जरूर इसको कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, योगेश्वर योगेश्वर ही थे और भले वो इस भूतल पर रहते हों, लेकिन सही मायने में उनका तो ये है कि उनकी जगह और कहीं थी, जिस तरीके से वो तपस्या कर रहे थे। आगे बताया जा रहा है कि एक बालिका का जिक्र यहाँ पर किया गया है। वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजाला करती फिरती थी। बालिका को किस हिसाब से यहाँ पर देखा गया है? उजाला के रूप में देखा गया है। हमारी भारतीय संस्कृति जो रही है,
खासतौर से बालिकाओं के जन्म पे लोग मातम कई बार मनाना शुरू कर देते हैं या फिर उनको लगता है कि जीवन में अंधेरा आ गया है। लेकिन इस कहानी में आप देखिए, कहानीकार कैसे उस बालिका को देख रहा है। उजाला करती फिरती थी और मुझे तो अच्छा लगता है जब बच्चियाँ घर में खिलखिलाती हैं, बोलती हैं तो काफ़ी मन को अच्छा लगता है कि हाँ, चलिए बिना घरनी के घर भूत का डेरा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बालिका क्या कर रही है? उजाला कर रही है। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित, बाधाहीन, नाचती किरणों की लेखा कहिए। यहाँ पर किरणों शब्द को बहुवचन में ला दिया गया है। मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर, डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोट टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इन लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे। यहाँ पर एक और पात्र आया, बाबा नाम का पात्र है। वैसे तो आपने एक कहानी पढ़ा होगा गुलरा के बाबा। यहाँ पर योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वह दीपक थी। यहाँ पर आपको पता चलेगा किरण और योगेश्वर का संबंध। कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जा रही है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे कहानीकार बता रहा है कि जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूं, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। ये देखिए एग्जाम में आ चुका है कि वहां पर क्या-क्या लेकर गया था। आपको ध्यान में रखना है। एक जोड़ा पीताम्बर मतलब एक जोड़ा पीले कलर का वस्त्र, 5 स्वर्ण मुद्राएं और किरण के लिए 2 कनक कंगन। कंगन जो थे अभी पता चला आपको, जो कानों में कंगना कहानी का शीर्षक है, वो कंगन चांदी इत्यादि के नहीं है बल्कि किस चीज के हैं? सोने के हैं। और कंगन सोने के ही पहने जाते हैं अक्सर। ठीक है, कई बार तो हमने देखा है लोग कड़ा पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। गुरु दक्षिणा में सब इतना चीज लेकर गया हुआ था, एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और 2 कंगन। लेकिन योगेश्वर ने लिया कुछ नहीं, सबको वापस कर दिया। लेकिन वहां पर जो किरण है केवल कंगन को ले उठा ली। अब यहाँ पर कहानी मोड़ लेती है। वह क्या समझकर चुप रह गए? समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। अभी तक तो जो कहानी लिख रहा है, जो कथा को बता रहा है, मैं तो वाचन कर रहा हूं, लेकिन इसमें एक कथा कोई बता रहा है। बाद में पता चलेगा कि कौन है। अब वो अपनी शिक्षा दीक्षा पूरा करके चला गया। अचानक दूसरे दिन देखता है, जाना नहीं छोड़ा है वो, अभी जा ही रहा है। दूसरे दिन देखता है कि योगेश्वर किरण को पास में बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। देखिए, जब कोई किसी चीज को पढ़ाता है, बताता है, तो वो गंभीर ही रहता है और आंखें भी गंभीर रहती हैं। इसलिए आप लोगों को हताश निराश नहीं होना है कि यहाँ पर कोई मसालेदार बात नहीं कही जा रही है। समय आने पर कही जाएगी, लेकिन समय आएगा तब तो देखिए, उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। ये देखिए कहानी का मोड़ है, टर्न ले रही है कहानी यहाँ पर। अब ये नरेंद्र कौन है? जो इस योगेश्वर से शिक्षा दीक्षा लिया था। और आपको पता चलेगा कि यही नरेंद्र इस कहानी को सुना रहा है। योगेश्वर किरण को पास में बैठाकर कुछ उसको कह रहे हैं, बता रहे हैं और गंभीर है, यानी कि कुछ गंभीर बात कह रहे हैं। उनकी आंखें गंभीर हैं। अक्सर मैं देखता हूं कि आंख जो है वो आपके पूरी स्थिति को बता देती है। आप खुश हैं, आप नाराज हैं, आप गुस्से में हैं, आप दुखी हैं, क्या हैं, आंखें पूरी बता देती हैं। तो आंखें गंभीर थी और इसको देखते ही
उठ पड़े वो और कंधे पर हाथ रखकर, कंधे पर हाथ रेयर केस में कोई किसी के रखता है, जिसके ऊपर विश्वास करता है उसी के ऊपर कंधे पर हाथ रखता है, सबके ऊपर नहीं कोई रखता है, इस चीज को ध्यान में रखिए। और गदगद स्वर में बोले, प्रसन्न होकर बोले कि नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। ये कथन किसका है? ये कथन है योगीश्वर का। आगे के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से आप जरूर नोट करिए। यह कहकर किसी को सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी, लोचनों के कोने पर दो बूंदें निकलकर झांक पड़ी। ये बात वो कहे तो ऐसा नहीं है कि बहुत वो थे, थोड़े से आंसू भी निकले। मैं सहम उठा। क्या उन सब बातें, क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। वो बात कहकर चल दिए और जैसे ही पता चला कि किरण तुम्हारे हवाले है, एक तरीके से हवाले शब्द का प्रयोग करते हुए यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। और जैसे ही जिम्मेदारी दी जाती है तो व्यक्ति कांपता रहता है और कई बार तो सहम उठता है। मान लीजिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं और जब परीक्षाओं का डेट आता है या फिर लंबे समय के बाद डेट आता है, तो फिर आपको लगता है कि मेरे ऊपर अब जिम्मेदारी आ गई है, अब मुझे पढ़ना चाहिए, तो शरीर में कंपन होती है। इस कंपन की चर्चा मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें बुक लिस्ट वाले वीडियो में बताया हुआ था कि थोड़ी सी थरथराहट तो होती है, जिम्मेदारी आसान नहीं होती है, लगता है लोगों को। तो यहाँ पर देखिए वो कांप रहा है और इस चीज को किरण भी देखती है। सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छाना भी एक अजीब क्षण है। वन वायु भी चुप हो चले, हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? और ऐसे लग रहा है कि कोई इसे कह रहा है कि ये मतलब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। अब आगे जो कहानी है, कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं, विवर मतलब छिद्र, नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। देख रहे हैं आप किस तरीके से दार्शनिक बातें की जा रही हैं यहाँ पर। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। कुछ दार्शनिक बातें यहाँ पर हो रही हैं। आगे क्या है? किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लूट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणित हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजाती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतिया की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने व बिलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाज दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े।
जब आपका मन खुश होता है तो वो खुशी सामने दिखाई पड़ती है। तो यही बात कही जा रही है कि जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। और यहाँ पर देख रहे हैं कि काव्यात्मक शैली में जो कहानीकार है थोड़ा सा अ, वातावरण को प्रस्तुत कर रहा है। कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर, सिंदूर रेखा, हाथों में कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी, ये सब आप इस शब्दों को ध्यान में रखिए कि कानों में कंगना कहानी के शब्द हैं। ठीक है, आगे हम बात करें कि इसी समय को व्यतीत करते करते यूं ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। अब आपको पता चल रहा है कि जो किरण है वो ऋषिकेश के वन से कहाँ आ गई, मुरादाबाद आ गई। ये सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पर, ये कहानी में मोड़ है। कहानीकार बता रहा है कि वही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया, वहीं किन्नरी से आंखें मिली, मिली क्या, लीन हो गई। आंखें मिलना मतलब किसी को देखकर आकर्षित होना। यहाँ पर देखिए कहानीकार बता रहा है कि वहीं किन्नरी से आंखें मिली, मिली क्या, लीन हो गई। ये तो उससे भी एक कदम आगे। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक, अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। वाक्यों पर ध्यान दीजिए। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गईं, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गईं। मनुष्य जीवन में आप देखेंगे जो दो चीजें हुआ करती हैं बार बार, हृदय और बुद्धि। और जो भी प्रेम का संबंध है वो हृदय से है, और जो ज्ञान का संबंध है वो बुद्धि से है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि किन्नरी से प्रेम हो गया, और प्रेम इतना अंदर तक होता गया कि फिर उसके लिए शब्द यहाँ पर मौजूद नहीं है। आगे क्या है, फिर क्या था, इतने दिनों की इतने दिनों को धर्म शिक्षा, सतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। थोड़ा सी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहानी मोड़ ले रही है, और कुछ दार्शनिक चीजें यहाँ पर उभर कर आ रही हैं। आगे लिखते हैं कि 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलक्त रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र से बधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। इसका मतलब जीवन दिनचर्या आप देखिए, या फिर जिसको अपना निर्वहन मान रहा है कि नाचने वाले और किरण, इन्हीं दोनों के बीच में इसका जीवन व्यतीत हो रहा है। एक दिन सारी बातें खुल गईं। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। ये देखिए कैसी बातें यहाँ पर हो रही है। उसकी आंखों में आंसू न थे, और मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुदव्वल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी, न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बढ़ी हो। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल
कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी। उसी दम किरण पर झपटा। ये चीजें देखिए, इस संदूक में झांका वो, वहां पर कुछ नहीं मिला। अलमारी में मकड़े का जाल था, यानी कि बहुत दिनों से इस अलमारी को खोला भी नहीं गया था। श्रृंगार बॉक्स में श्रृंगार के सामान होने चाहिए, क्या थी उसके जगह पे? छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षीण कंठ की कांकली थी। धीमी आवाज में कही, कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा। आंखें भी झिप गईं। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वहीं कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी। किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहा। चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गई। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। इस तरीके से कहानी का समापन होता है। और कैसे कहानी शुरू होती है, बीच में कैसे मोड़ आते हैं, और अंत इसका बड़ा ही भावुक तरीके का रहा। ठीक है, ये कहानी सन 1913 की लिखी गई थी, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो हमने कहानी का पाठ किया और कोशिश की कि थोड़ी सी क्लिष्ट कहानी थी, और आप धैर्य रखकर इस कहानी को सुने होंगे। निश्चित तौर पर कानों में कंगना कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और आखिरी वाक्य जो रहा किरण का, कानों में कंगना, वहीं से कहानीकार इस शीर्षक को चुन लिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए